नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सैनी कॉन्सेप्ट समझो वाईएस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 स्टैंडर्ड की सोशल साइंस सब्जेक्ट की पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 3 के अंडर में चैप्टर 6 आज हम लोग पढ़ेंगे, नगर का प्रशासन। देखिए, पहले भी हम इन चैप्टरों में मूलभूत अवधारणा को हमने समझने की कोशिश की थी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में गांव के प्रशासन को समझा था, वैसे अब हम शहरों में किस तरीके से व्यवस्थाएं बनती हैं, कैसे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं और कौन ऐसे अधिकारी हैं जो उन प्रॉब्लम्स को मीट आउट करते हैं और उनकी बातों को सुन के उनकी समस्या का हल करते हैं, निदान करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर पूरा मूलभूत अवधारणा से ही संबंधित है और जब तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इनका आंसर बहुत ही अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस यानी कि स्टेट पीएससी और रेगुलर स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले भी लोग इन वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारा फोकस केवल मूलभूत अवधारणा को समझाना है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सो प्लीज चलिए अब हम लोग आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6, शहर का प्रशासन, अध्याय 6, नगर प्रशासन। देखिए, यूनिट 3 के अंदर में हम लोगों ने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा और पंचायती राज व्यवस्था को जाना। उसके बाद हम लोगों ने गांव के प्रशासन को पढ़ा, गांव की व्यवस्था के बारे में जाना। आज हम अध्याय 6 में नगर प्रशासन को पढ़ेंगे और नगरों में कैसे व्यवस्था की जाती है, नगरों में कैसे प्रशासन चलता है, इसको हम लोग पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, गांव और शहर में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। जैसे गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा होता है और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती हैं और यहाँ के बाजारों में भी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी बिजली की सुविधा होती है, अस्पताल होते हैं और यहाँ बहुत ज्यादा वाहन होते हैं, जिससे हमें यातायात को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इतने बड़े सिस्टम को चलाता कौन है, कौन इसके लिए निर्णय लेता है और ये कौन सी संस्था इसके लिए जिम्मेदार होती है, इन सब चीजों को हमें इसमें पढ़ना है। तो इसमें एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। मैं इन शॉर्ट आपको उस कहानी को बता रहा हूँ कि बच्चे गली में खेल रहे थे और एक बच्ची ने इतनी तेजी से गेंद को मारा कि स्ट्रीट लाइट टूट गई। तो बच्चे जा करके एक उसी में से अपने फ्रेंड की माँ के पास गए। उन्होंने बताया अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, बच्चों ने उनकी अपनी फ्रेंड की मदर को बताया और उनकी मदर ने बताया कि देखिए, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो रोड लाइट टूटी है, स्ट्रीट लाइट टूटी है, ये नगर निगम के लोग ही सही लगाते हैं, नगर निगम ही व्यवस्था करती है। एक यास्मीन खाला हैं, वो नगर निगम से अभी रिटायर हुई हैं। आप लोग अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो उनके पास जा सकते हैं और बाद में बच्चे उनके पास जाते हैं और खाला उन्हें बताती है कि एक शहर में नगर निगम और किसी भी महानगर में नगर निगम और किसी भी जिले में नगर पालिका कैसे काम करती है, इसके बारे में। तो चलिए हम लोग भी समझते हैं। देखिए, इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे आपस में, और एक ने बैट उठा रखा है, शायद इसी ने इस बॉल के माध्यम से, ये देखिए बॉल यहाँ पे रेड कलर का है और ये देखिए एक ब्लू कलर की स्ट्रीट लाइट है जो कि टूटती हुई यहाँ दिख रही है और ये बच्चा कैच कर रहा है। तो रेहाना इतनी तेज से गेंद मारती है, रेहाना नाम की एक बच्ची है जो इतनी तेजी से बैट को घुमाती है और गेंद उसकी जाकर के सीधे ट्यूबलाइट को लगती है, ट्यूबलाइट टूट जाती है और उसके बाद वो सब बच्चे गेम को भूल जाते हैं और जल्दी से भाग के नजदीक में एक माला नाम की उनकी फ्रेंड है, उसका घर है, उसके घर जाते हैं और वहां जा करके वो जो है माला की मदर से बातचीत करते हैं, उसको बताते हैं, जिसमें से उन्हें एक बच्चा ये भी बताता है कि पिछले हफ्ते किसी ने ऐसे ही गेंद मारी थी और एक निर्मला मौसी है, उनका जो है एक शीशा ब्रेक हो गया था, जिसका पैसा संबंधित व्यक्ति को देना पड़ा था जिसने शीशा तोड़ा था। तो जो माला की माँ होती है वो बच्चों से कहती है कि ये जो आपके साथ घटना हुई है और जो बल्ब टूटा है, बच्चों ने पूछा कि इसको कौन लगाएगा, हमें किसको पैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन शायद ये नगर निगम ऐसा काम करता है और ज्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप लोग यास्मीन खाला से पूछ लीजिए जो नगर निगम में अभी अभी रिटायर हुई हैं। बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं और यास्मीन खाला के पास इन सारी प्रॉब्लम्स को बताते हैं और यास्मीन खाला से बात करना शुरू करते हैं कि आखिर हम किसको पैसा दें, कौन इसको सही करवाएगा। तो यास्मीन खाला बहुत ही उत्साहित हो जाती हैं और बच्चों को बताना शुरू करती हैं कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे दो और वो इसको रिप्लेस करा दे। ये एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसे हम लोग नगर निगम कहते हैं।
ये क्या क्या काम करती है? सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था कराती है, कूड़ा जो इकट्ठा होता है उसको साफ करवाती है, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाती है, सड़कों पर सफाई कराती है और बाजारों में भी साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। उसके बाद बच्चों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि नगर निगम के बारे में बच्चों ने बताया कि हम लोगों ने सुना है मलेरिया के कई जगह हमने बोर्ड भी देखे हैं जो नगर निगम लगाता है हम लोगों को जानकारी देने के लिए। तो खाला ने कहा कि ये बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, नगर निगम का काम ही यही है, वो यही सुनिश्चित करता है कि शहर में बीमारी ना फैले। वो स्कूल भी चलाता है, स्कूल बनवाता है और शहर में अस्पताल और दवाखाने भी वो चलाता है, बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। चूंकि ये सारी कहानी एक पुणे महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है पुणे, वहां की है, तो आपको ये जान के जो है आश्चर्य होगा कि जो महानगर है उसका प्रशासन भी उसी तरह काम करता है जैसे कि किसी शहर का प्रशासन काम करता है, बशर्ते छोटे शहरों में नगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार होती है और महानगरों में नगर निगम इन सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार संस्था है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि बहुत बड़ा शहर है पुणे और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं, छोटे कस्बों में इसको हम लोग नगर पालिका के नाम से जानते हैं। अब जो निगम के पार्षद हैं और प्रशासनिक कर्मचारी हैं वो क्या काम करते हैं? देखिए, जैसा कि हमें रिलेट करके पढ़ना है, जैसा कि हमने गांव के प्रशासन में देखा था कि छोटे छोटे वार्ड होते हैं और उन वार्डों से पंच का चुनाव होता है, यानी पंच लोग चुन करके आते हैं। वार्ड मतलब एक निश्चित एरिया, उससे एक व्यक्ति चुना जाता है। यहाँ पर भी उसी तरीके से जो अलग अलग वार्ड होते हैं, एक लिमिटेड क्षेत्र होते हैं, उनसे पार्षदों का इलेक्शन होता है, पार्षद उसमें से चुने जाते हैं और उनका जो मुखिया होता है, यानी सभी पार्षदों को जो नेतृत्व करता है, जो उनका मेन आप कह सकते हैं कि उनका जो बड़ा अधिकारी होता है वो होता है मेयर। उसे महानगरों में मेयर कहते हैं और छोटे शहरों में यानी जिलों में उसको हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष भी कहते हैं। तो चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं। ठीक है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। मैंने आपको बताया है कि अलग अलग वार्डों में शहर को डिवाइड किया गया है और प्रत्येक वार्ड में क्या होगा, एक एक वहां के वार्ड मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, जिन्हें हम पार्षद कहते हैं। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं। देखिए, आपने गांव की जब हमने गांव का प्रशासन पढ़ा था तो वहां भी आपने एक निर्माण कार्य हो रहा था तो पता चला निर्माण कार्य को निर्माण से संबंधित जो समिति है वो मॉनिटर कर रही है। यहाँ भी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियां, कमेटीज बना दी गई हैं जो कि विभिन्न कार्यों पर अपनी मॉनिटरिंग रखती हैं। उदाहरण के रूप में एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है ज्यादा कचरा जहां पर हो रहा है उसको नियमित साफ सफाई करवाना है, शहर के मुख्य नालों की सफाई करवानी है, ये पार्षदों की समितियां ही करती हैं। पार्षदों की समितियां इस पर क्या करती हैं, अपनी जिम्मेदारी के अनुसार से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है उसके अनुसार वो जाकर के साफ सफाई का काम सुनिश्चित करती हैं और सड़कों पर साफ सफाई और रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। अभी इसमें हम आगे देखेंगे कि कुछ महिलाएं हैं जो सफाई को लेकर अपने पार्षद को एक रिटन एप्लीकेशन देती हैं और उसके माध्यम से बड़े अधिकारी के पास जाकर के अपनी बात को बताती हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली का कहीं पर खतरनाक तार लटक रहा है तो आप क्या करेंगे, जो जिस प्रतिनिधि को आपने चुना है यानी जिस पार्षद को आपने अपने वार्ड से चुना है उसको आप इन्फॉर्म करते हैं और वो बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करके उसको ठीक करवा सकता है। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और कमिश्नर का होता है। देखिए, पंचायत में भी हमने पढ़ा था गांव के प्रशासन में कि जो ग्राम पंचायत होती है वो अपने लिए कार्यों का प्रस्ताव बनाती है और वहां ग्राम सभा की मदद से वो डिसीजन लेती है कि हमें क्या क्या काम करने हैं। फिर उस डिसीजन को वो आगे ब्लॉक लेवल पे फॉरवर्ड करती है और बीडीओ साहब यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास वो सारी प्रपोजल आते हैं और वो उन्हें आगे जिला स्तर पर यानी जिला परिषद में यानी जिला पंचायत में ट्रांसफर कर देते हैं और वहां से फिर उनको शासन में ट्रांसफर करके उनके लिए फंड रेज किया जाता है और उस काम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। वैसे यहाँ भी आयुक्त यानी कि कमिश्नर उन कार्यों को प्रशासनिक रूप से कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं
और आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन पार्षद का इलेक्शन होता है। जैसे हमने आपको बताया कि जो पार्षद होते हैं, पार्षद निर्वाचित होते हैं, और उसी तरह मेयर का भी इलेक्शन होता है, जो कि डायरेक्ट हम वोटिंग के थ्रू उन्हें चुनते हैं। और वो क्या करते हैं, समूह में माने पार्षदों के समूह के साथ बैठकर शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उनके लिए डिसीजन लेते हैं और उस काम को आगे कराते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद नहीं करती, यानी रेहाना हमेशा सोचा ही करती है। बच्चों के सवालों से होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबके लिए सम्मिलित राय से एक बजट बनता है और उस बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें, फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। देखिए, अपने अपने क्षेत्र के पार्षद गए, वहां पर मीटिंग में बैठे और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को विभिन्न क्षेत्रों के पार्षदों ने मेयर साहब के सामने रखा। फिर मेयर साहब ने अलग अलग क्षेत्र की समस्याओं को नोट डाउन किया और कलेक्टिव एक प्रोजेक्ट बनाया, एक नियम बनाया और उसके तहत बजट को आवंटित करने का काम किया। और बजट अगर कम पड़ रहा है तो गवर्नमेंट से मांगने का भी काम किया। और फिर अभी आपको आगे ये भी इसमें पढ़ना है कि बजट आता कहाँ से है, बजट हमें कहाँ से मिलता है नगर निगम या नगर पालिका को। तो अब जो पैसा हमारे पास है, जैसे आपने उस पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि गांव के प्रशासन में भी गांव के सरपंच ने कहा था कि कुछ पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है जिससे हम लोग कुओं को जो है साफ कर लें और हैंड पाइप को थोड़ा सा गहरा कर लिया जाए। वैसे इनके पास भी कुछ पैसा पड़ा हुआ है, उससे वो कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन और अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बहुत जरूरी साफ सफाई की व्यवस्था इन्हें करनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से इनको पैसा भी मिल जाता है, इन्हें बजट मांगना पड़ता है। तो ये निर्णय लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी होते हैं, उनके माध्यम से किया जाता है। अब देखिए, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, इतने सारे काम के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये पैसा उन्हें टैक्स के रूप में मिलता है। वो टैक्स जो लोग सरकार को उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा के अगेंस्ट देते हैं, यानी सरकार हमें फैसिलिटी देती है, सुविधा देती है और हम सरकार को क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, यानी कि कर अदा करते हैं। अब कौन कौन से कर अदा करते हैं, जैसे घर होता है तो हाउस टैक्स, संपत्ति टैक्स यानी वेल्थ टैक्स, पानी दे रहे हैं तो पानी के लिए वाटर टैक्स लेते हैं, अन्य भी साफ सफाई की सुविधाएं ले रहे हैं तो जैसे आपने स्वच्छता से सुना होगा, इस समय जो है स्वच्छता के लिए भी जो है नगर पालिका या नगर निगम हमारी ये हमसे पैसा लेती है। अब उसमें सबसे बड़ा आकार जो होता है वो संपत्ति के कर का होता है, 25 से 30%, यानी जो फंड इकट्ठा होता है वो सबसे ज्यादा संपत्ति कर से ही पैसा मिलता है। अगर आप नगर पालिका स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको, या नगर निगम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी शिक्षा पर भी कर वो लगाते हैं। अगर नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र में आपके दुकान है, होटल है, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर उस एरिया में कोई सिनेमा हॉल है तो सिनेमा हॉल को भी मनोरंजन कर यानी टैक्स देना होगा। अमीर लोग हैं तो वो संपत्ति पर भी कर देते हैं और जो सामान्य लोग हैं वो भी अन्य तरीके के टैक्स देते ही हैं। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। देखिए, शहर में चूंकि बहुत बड़ा एरिया है तो कोई सीवर देख रहा है, सीवर का काम, नालों की साफ सफाई का काम, कोई कूड़ा उठाने का काम, कोई बिजली बत्ती को सही करने का काम, कोई रोड की मरम्मत का काम। तो सारे कामों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, और जो हमारे पार्क हैं उनकी देखरेख के लिए विभाग होता है, सड़क की व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था। नगर निगम इन सारी व्यवस्थाओं को इंश्योर करता है। फिर नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वो कहाँ जाता है, ये प्रश्न बच्चों ने पूछा। कि ये तो हो गई व्यवस्था कि नगर निगम जो है नगर पालिका डिसीजन लेती है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रशासनिक अधिकारी, उसके लिए बजट की कुछ व्यवस्था नगर निगम या नगर पालिका करती है, कुछ बजट आवश्यकता के अनुसार गवर्नमेंट भी उसको दे सकती है, और टैक्सेस से भी नगर निगम और नगर पालिका को पैसा मिलता है। लेकिन अब कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में थे कि आखिर ये जो कूड़े कचरे इकट्ठा हो रहे हैं इनका क्या होता है। तो यास्मीन खाला ने उनको बताया कि कचरा लगभग हर गली में फैला रहा होता है, हमारे आसपास पड़ोस में भी बहुत सारा कचरा फैला है। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो उस पर मक्खियां भिनभिनाएंगी और उसके आसपास जानवर इकट्ठा होंगे, कूड़े इकट्ठा होंगे, बदबू आएगी और वहां से बच्चों की तबीयत भी, जो गुजरने वाले लोग हैं उनको बदबू भी आएगी, जो आसपास बच्चे खेल रहे हैं उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। और बच्चे ऐसे स्थान पर, घर वाले ऐसे बच्चों को नहीं जाने देते हैं जहां पर गंदगी का साम्राज्य होता है। तो
ये मूलभूत समस्याएं हैं कि अगर नगर पालिका या नगर निगम अपना काम करना बंद कर दे तो वास्तव में ये सब जो साफ सफाई संबंधी समस्याएं हैं ये बहुत ही उग्र रूप ले लेती हैं। और कई बार जब ये समस्याएं सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, ये हल नहीं होती हैं, बराबर लोगों की कंप्लेन रहती है, तो लोगों को विरोध करना पड़ता है और लोगों के विरोध को सरकार झेलती है, यानी कि स्थानीय प्रशासन झेलता है। इसमें भी कुछ एक ऐसा एग्जांपल बताया गया है। एक एरिया है जहां पर साफ सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है, यानी नियमित कूड़े कचरे को उठाने की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर कुछ जो महिलाएं हैं वो आपस में इकट्ठा होकर के बात करती हैं कि हमें अपने पार्षद से संपर्क करना चाहिए, जिसको हमने चुन करके भेजा है, वो हमारी समस्या को आगे उठाएगा, जिससे हमारी समस्या हल होगी। आइए देखते हैं। गंगाबाई नाम की एक महिला है, उन्होंने अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर के जाने की सलाह लोगों को दी। उन्होंने कहा कि हमने उसको वोट देकर के चुना है, यानी पार्षद हमारा चुना हुआ व्यक्ति है, प्रतिनिधि है, हम उसके माध्यम से अपना शासन चला रहे हैं, तो हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन एक रिटर्न एप्लीकेशन दे के पार्षद को हमें अपने साथ लेकर के संबंधित अधिकारी के पास यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में चलना चाहिए। तो बच्चों ने क्या काम किया कि एप्लीकेशन पर घर घर जाकर के सबके सिग्नेचर ले लिए और एप्लीकेशन का मेन सब्जेक्ट क्या था कि उनके मोहल्ले में नियमित कचरा उठाने की व्यवस्था यानी साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। महिलाएं पार्षद के पास पहुंच जाती हैं और पार्षद को अपने साथ लेती हैं, सफाई अभियंता को अपने साथ लेती हैं और नगर निगम के दफ्तर पहुंच जाती हैं। जो वहां पर आयुक्त महोदय होते हैं नगर निगम के, वे पूरे समूह से मिल जाते हैं, मिलते हैं, पर वे बहाना बनाने लगते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में ट्रक नहीं है जिससे हम आपके कचरे नहीं साफ करवा पा रहे, नहीं उठवा पा रहे। तो वो महिलाएं आक्रोशित होती हैं और कहती हैं कि बड़े लोगों के कॉलोनियों से उठाने के लिए आपके पास ट्रक हैं और हम लोग कॉमन मैन हैं, हमारे पास उठाने के लिए, हमारे कॉलोनियों से कचरे उठाने के लिए आपके पास ट्रक नहीं है। तो होता यह है कि आयुक्त महोदय की बोलती हो जाती है बंद और महिलाएं जो है कहती हैं, उनको चेतावनी देती हैं कि अगर 1-2 दिन में आपने साफ सफाई सुनिश्चित नहीं की तो हम लोग नगर निगम कार्यालय के सामने बहुत बड़ा धरना देंगे। यानी उसका धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उससे लोग धरना देते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो इसी तरह गंगाबाई ने भी आयुक्त को चेतावनी दे दी कि 2 दिन के अंदर अगर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। लेकिन क्या होता है धरनों से, धरनों में 2 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ, फिर वो लोग जब एक बड़े समूह में धरना दिए, प्रदर्शन किए, फिर जाकर के कहीं बात बनी और मोहल्ले की साफ सफाई नियमित रूप से होने लगी। अब देखिए होता क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, थोड़ा सा हमें इसे भी समझना चाहिए। नगर बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, शहर बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो आप देखिए कि उतने कर्मचारी ही नहीं है, नगर पालिका नगर निगम के पास उतने लोग ही नहीं है, उतनी मशीनरी ही नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि इन समस्याओं को देखते हुए ऐसे कामों को करवाने की जो जरूरत है उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया है, प्राइवेटाइजेशन इन कामों का कर दिया है। यानी कि नगर निगम ने क्या किया कि कचरा उठाने वाली कंपनी को कचरा उठाने का ठेका दे दिया। अब नगर निगम या नगर पालिका को ना तो कर्मचारी रखने हैं, ना उसके लिए कोई मशीन खरीदनी है। कंपनी मशीन खरीद रखी है, कंपनी ने कर्मचारियों को नियुक्त कर रखा है, अब वो ऑन बिहाफ ऑफ नगर निगम या नगर पालिका सफाई का काम करवा रहे हैं, कचरे उठाने का काम करवा रहे हैं और नगर को साफ सुथरा रख रहे हैं। इसी को निजीकरण कहते हैं, जो लोग प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से काम को करवाया जाता है। जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे अब वो निजी कंपनियां कर रही हैं। तो हमें इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ रही हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है, अब कुछ ये मैंने आपको नगर निगम की एक परेशानी बताई कि उनके पास कर्मचारी नहीं है, इसलिए मशीनें नहीं है पर्याप्त, इसलिए वो लोग निजीकरण के थ्रू यानी प्राइवेटाइजेशन के थ्रू प्राइवेट कंपनीज को ये टेंडर दे करके साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दे करके काम करवा रहे हैं। अब कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। कचरे कहाँ के हैं, कचरे हमारे घरों के हैं, हमारी गली मोहल्लों के हैं। प्राय हमने कचरों को अगर सड़क पे बाहर फेंक दिया तो वो हवा से उड़ते हुए नालियों में चले जाएंगे, नालियां चौक हो जाएंगी। आपने प्राय देखा होगा जब बरसात आती है तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बाढ़ की स्थिति हो जाती है, जो कि हमारे गांव में कभी कदार होती है। तो इसके लिए जिम्मेदार 100% नगर पालिका या नगर परिषद नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा भी रोल है। क्या रोल है, हमें जो खाने पीने की चीजें हैं, जो गीली चीजें हैं, उन्हें अलग कूड़ेदान में डालना चाहिए, जो सूखी चीजें हैं उन्हें अलग कूड़ेदान में डालना चाहिए। इससे होगा क्या कि जब कूड़े की गाड़ियां आएंगी तो हम दोनों कूड़े को यानी गीले के कूड़े को और सूखे के कूड़े को उठा करके उन गाड़ियों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाल देंगे, जिससे उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकेगा कम एफर्ट में, यानी कर्मचारी को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। आपने अपने घर के सामने का कचरा, अपने घर का कचरा अपने पास जमा किया और उसे उठा के गाड़ियों में अलग अलग डाल दिया, तो वहां भी वो फिर अलग अलग जाकर के आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो ये कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि अगर
आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाइए और शहर में जो नगर निगम या नगर पालिका है वो ना निभाए, तब क्या दिक्कत आएगी। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैल गया और सूरत भारत का सबसे गंदे शहरों में से एक हो गया। अब देखिए, जब कूड़ा कचरा नहीं उठेगा, बदबू आएगी, वहां पे तमाम कीटाणु जन्म लेंगे, तो आपको बीमार होना ही है। तो अगर आप कूड़े को बेहतर ढंग से नहीं ट्रीट कर रहे हैं तो बीमारियां बिल्कुल मान के चलिए कि बिल्कुल तय है, सबको बीमार होना पड़ेगा। तो प्लेग का डर फैला, जिससे साफ सफाई अनिवार्य हुई और आज की तारीख में चंडीगढ़ भारत का सबसे अच्छा साफ सुथरा शहर है, उसके बाद सूरत दूसरे स्थान पे है। कुल मिला के हमें इस चैप्टर से जो चीज समझनी है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि नगर में, शहर में कैसे काम होता है, कैसे वहां का प्रशासन काम करता है, कैसे साफ सफाई मेंटेन होती है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की क्या क्या जिम्मेदारी है, अगर वो काम नहीं करता है तो उसके क्या समस्याएं खड़ी होती हैं, कैसे लोग उसका विरोध करते हैं, और लोगों की भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस मामले में कि साफ सफाई मेंटेन। तो आशा करता हूं कि हमारा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारी से भारी मात्रा में शेयर करें,